नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रैडो में। और आज मैं लेकर आया हूं एक नई सीरीज़ है जो आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, फिर हम उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर हम अपना आधुनिक की तरफ को भी बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, जिसमें भारत हिंदू द्विवेद युग सारे युगों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ भी मैं हल करते रहूँगा। और आप चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँ तो मैं आपको नोट्स भी उसके प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो 40 वीडियो मैं इसके पहले डाल चुका हूँ आदिकाल के। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट जाते हैं और आदिकाल में, उसमें मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। एक तो मैंने अपने हाथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने हाथ वाले जो लिखे हैं, मतलब हाथ से लिखे हैं 10 प्रश्नों की सूची वाले, एक वो टाइप होगा। और एक ये है जिसमें मैं किताबों से ही डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों। तो यकीनन अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करते हैं और चैप्टर अपने पढ़ के चलते हैं, कोई सी भी आप बुक है या आपके जो नोट्स हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ही देखो क्या बोल रहा है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानु भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका? देखो, ये जुलाई 2016 में दोस्तों पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों ये किसका है? ये दोस्तों किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी देखो 2016 में बना हुआ है। नाद बिंदु प्रकाश सिद्धि। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। कुंडली के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 42वां। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इजी होता है। इसमें इसको पकड़ने का तरीका क्या है? देखो, इनमें सब चीज तो देखना है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि आपको किन राइटरों के बारे में पता है। जैसे कि देखो, प्रबंध चिंतामणि, जैसे मुझे पता है कि जैनाचार्य मेरुतुंग का है, रणमल चंद्र श्रीधर का है, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार का है, जय मयंक जस चंद्रिका जय मधुकर कवि का है। हालांकि अब हमें एक चीज पता, देखो कॉमन, देखो इसमें देखो जो 5 नंबर पे ना दामोदर, इसका कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो एक तरीका ये भी होता है जो मैं लगाता हूँ। देखो 5 नंबर पे देखो हमें दिख गया, देखो 5वां यहाँ पे है तो ये कट, देखो 5वां है तो ये कट, मतलब कि आंसर ए या बी में से ही होगा, क्योंकि 5वें नंबर पे जो दामोदर कवि है उसकी कुछ भी रचनाएं यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो मुझे पता है कि इसमें, और 5वें में देखो यहाँ ऑप्शन में बना था, ये भी बना था, तो इनको कट कर देंगे। हमें पता लग गया ए और बी में से ही आंसर है। तो देखो, प्रबंध चिंतामणि किसका है? जैनाचार्य मेरुतुंग का है। रणमल चंद्र देखो किसका है? रणमल चंद्र किसका है? श्रीधर भट्ट का है। जयचंद्र प्रकाश किसका है? देखो भटकेदार का है। और जयमंग जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि का। तो देखो तय सबसे पहले ए का बी कहाँ पे बना हुआ है? ए का बी देखो यहाँ बना हुआ है। बी का ए कहाँ बना है? इसमें बना हुआ है। सी का देखो 4 बना हुआ है। डी का 3 बना हुआ है। देखो सही है, तो हमारा ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? दोस्तों, ज्योतिषर ठाकुर, गौरनाथ आचार्य देवसेन और विद्यापति, किसकी रचना है? विद्यापति की रचना। 1350 से 1450 का कार्यकाल है विद्यापति का। मैथिल कोकिल जिन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या बन रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा क्या बोलता है? अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो मतलब कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 मत चलते हैं। एक तो अप्रमाणिक बोलता है, एक प्रमाणिक बोलता है, एक अर्ध प्रमाणिक बोलता है। ठीक है ना? तो हमें क्या बताना है? अप्रमाणिक ग्रंथ ना मानने वालों में शामिल नहीं है। तो देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक बोला है। गौरी शंकर हीरानाथ ओझा ने इसको अप्रमाणिक बोला है। बूलर ने तो इसे सबसे पहले मना कर दिया था अप्रमाणिक में। सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले अप्रमाणिक मानने वाले बूलर ही थे। तो मोहनलाल विष्णु पांड्या ने इसको प्रमाणिक बोला था। देखो, मोहनलाल विष्णु पांड्या है ना, जिन्होंने उसको क्या बोला था? प्रमाणिक बोला था। कर्नल टाड ने इसको प्रमाणिक बोला था। श्याम सुंदर दास ने इसको प्रमाणिक बोला था, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने 45वें प्रश्न की तरफ। राम वृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों, तो कीर्तिलता भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्ति पताका, है ना, या फिर भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्तिलता कीर्ति पताका। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों?
देखो सबसे पहले याद रखना कीर्ति लता और कीर्ति पताका को लास्ट में रखो। पहले कीर्ति लता और कीर्ति पताका, भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा, ये वाला आंसर इसका सही है दोस्तों। चलते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो राहुल वेल हमें पता है सबसे पहले किसकी कवि है, रचना है रोड कवि की है। खुमान रास किसकी है, दलपत विजय की है। चंदन वाला रास किसकी थी दोस्तों, किसके चंदन वाला रास, आसूग की। और योगचर्या किसकी है, डोम्बिपा की। तो हमें पता चल गया सी जो कुकरीपा है इसका कुछ भी इसमें नहीं है। तो देखो 3 देखो इसमें बना है कट, 3 देखो इसमें बना है कट, 3 देखो इसमें बना हुआ कट। देखो बिना आंसर बनाए हमने पूरा इसको सॉल्व कर दिया। राहुल वेल का देखो रोडा कवि देखो चौथा सही निकल गया हमारा। बी में देखो खुमान राज को 5 में दलपत विजय सही है। चंदनमल राज अशोक ए और योगचर्या डी। तो हमें सीधे पता चल गया 20 का राइट आंसर है। देखो मैं ऐसे ही चेक करता हूं, लेकिन ऐसा चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए 5 के बारे में पता होना चाहिए, तभी निकल पाता, नहीं तो नहीं निकल पाता। और कभी कभार पता क्या होता है कि इसमें जो ऑप्शन दिया होता है उसका हमें पता होता है आंसर, और हमें पता होता है कि भाई इसका तो ये है नहीं, भाई इन चारों में तो है नहीं, तो सीधे अपना उसी हिसाब से देखो। और देखो इसमें देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से बोला, मैंने बोला ना देखो 3 तो दिया ही नहीं है। तो देखो 3 हमें इसमें ऑप्शन में मिला था, 3 हमें यहाँ देखो ऑप्शन में मिल गया, और 3 देखो हमें यहाँ ऑप्शन में मिल गया। तो हमें पता चल गया भाई 3 यहाँ दिए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें से इनकी रचना तो है ही नहीं। तो एक बचा, हमने सीधे इसको आंसर मार दिया। अब बढ़ते हैं 47। देखो इनको ना अपने तरीके से कर लो यार, आप जो आपका सही लगे उस तरीके से। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसने बोला था, देखो 2017 में क्वेश्चन बना हुआ है। मुनि जीन विजय ने बोला है, राहुल सांकृत्यायन ने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला। देखो किसने बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था कि जो ये काव्य है ना, ये जो ये ग्रंथ हैं, ये कथा की परीक्षा जो इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की जो परीक्षा इतिहास की दृष्टि से न होकर काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। प्रश्न 48वां अपना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं, देखो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये कोटेशन कभी कभार उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है बोल देता है और उसमें ये कोटेशन आ जाती है। अभी देखो अभी प्रश्न बनेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि 14वीं और 15वीं 13वीं 12वीं इनका कितना महत्व है। देखो इनको छोड़ना नहीं है, इनको स्किप, ऐसे नहीं कि पढ़ के हवा में आगे बढ़ गए, नहीं, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में, कीर्ति लता में, हम्मीर काव्य में। इसका आंसर क्या है दोस्तों, हम्मीर काव्य में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 14वीं और 15वीं, ये जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, अब हमें पता होनी चाहिए, देखो विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज लिखा है, ये तो हमें पहले से पता है। नरपति नाल की क्या है, बीसल देवरासो है। शालीभद्र सूरी ने क्या लिखा था, शालीभद्र सूरी ने क्या लिखा था, भरतेश्वर बाहुबली लिखा हुआ है। आसूग ने क्या लिखा हुआ है, चंदन बाला रास लिखा हुआ है। हमें पता भाई योगचर्या तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि ये रचना किसकी है, डोम्बिपा की है। तो 5वां देखो ये हो गया हमारा कट, 5वां देखो ये हो गया हमारा कट, और 5वां देखो ये हो गया हमारा कट। देखा कितने अच्छे तरीके, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से आंसर निकाल दिया इसका। अब हम चेक कर लेते हैं बी को भी चेक कर लेते हैं। ए का देखो ए है, बी का देखो सी है, सी का देखो सी का सेकेंड है, और डी का देखो क्या है हमारा 4 है। तो हो गया ना हमारा सही आंसर। और याद रखना जो शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास है ना, ये हिंदी की पहली, हिंदी में जो रास ग्रंथ लिखे हैं उनका पहला हिंदी रास ग्रंथ है ये भरतेश्वर बाहुबली रास। अब देखो अगला प्रश्न देखो कौन सा आ रहा है, 50वां प्रश्न, सिद्धों की प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। देखो अगर आपने मेरे आदिकाल वाला नोट्स पढ़ोगे ना तो ये लाइन तुम्हें वहां जरूर मिलेगी, और मैं तुमसे ये दावे से कह रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। अगर आप मेरी आदिकाल वाले वीडियो देखते हैं और उसके बाद किसी भी बुक के अगर आप प्रैक्टिस सेट मारोगे ना, तो 90% तुम्हें प्रश्न ना उन्हीं नोट्स से मिल जाएंगे, 90 से 95%।
हर प्रश्न का तुम्हें उत्तर उस नोट्स में मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस सेट मार के और जो नोट्स लिखे हैं, मैंने कम से कम 5 बुकों से नोट्स लिखने के बाद प्रैक्टिस सेट मारे हैं, और उन प्रैक्टिस सेटों में देखा कि कुछ क्वेश्चन जो मुझे नया मिला है ना, उसको भी मैंने अपने नोट्स में ऐड किया हुआ है दोस्तों। तो यकीनन अगर आप कंटिन्यू बोलते हैं कि मैं उन नोट्स को भी डालूं, तो मैं उनको भी जरूर चालू करूंगा। तो देखो, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसान, आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु संसर्ग, स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो उसका आंसर है सी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न। देखो 51वां प्रश्न क्या बोल रहा है? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखो राउलवेल कब की है? 10वीं सदी की है। कुलवैनंत देखो 10, कुलवैनंत 9, वर्ण रत्नाकर कितने में? 12वें, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण 14वीं। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले देखो 9वीं रत्न में देखो कुलवैनंद 9वीं सदी की रत्न थी, और राहुलवेल, एक मिनट, ये 12-14 आगे पीछे हो गया। कुलवैनंद जो है 9वीं सदी की है, राहुलवेल 10वीं सदी की, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा की 12वीं सदी की रचना है, और वर्ण रत्नाकर आपकी मैथिल, वर्ण रत्नाकर किसकी है? ये उसकी है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की है, ये 14वीं सदी में है, ये मैथिली है। और वर्ण रत्नाकर के अंतर्गत ही 24 सिद्धों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखना। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, यहीं पे 84 सिद्धों का विवरण सबसे पहले वर्ण रत्नाकर में मिला है। मैथिली रचना थी, 14वीं शताब्दी में लिखी गई है ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा, और वहीं पे ही बौद्ध जो सिद्ध थे, सिद्धों का उल्लेख 84 सिद्धों को तो वर्ण रत्नाकर में मिला है, लेकिन सिद्धों की रचनाओं का संगठन अगर हम देखें ना, तो उसने लिखा है मैथिल, उसमें किसमें है? ये बौद्ध गान और दोहा में मिलता है। महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की रचना है, ये भी 13वीं या 14वीं शताब्दी की रचनाएं थी, बौद्ध गान और दोहा। इसके अंतर्गत ही सिद्धों के जो भी कवि रहे हैं उनकी सब रचनाएं उसके अंतर्गत, रचनाएं जो है बौद्ध गान और दोहा के अंतर्गत है, और सिद्धों का 84 सिद्धों का जो उल्लेख विवरण दिया गया है वो वर्ण रत्नाकर के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं। सिद्ध साहित्य की 84, जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्ध हैं, अपने सिद्ध 84 होते हैं, उनकी साहित्यिक रचनाएं आती हैं। प्राकृत में लिखी हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो दोस्तों पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 53वां क्वेश्चन आ रहा है आपका, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजो करी, परम महासुख ऐखो कणे दूरी ऐसेस हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसमें देखते हैं, महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख का निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो ये लाइन तो पहले ही गलत हो गई हमारी, कि महासुख प्राप्ति के निर्वाण में बाधक तो हो ही नहीं सकता। तो देखो महासुख जो है, महासुख, सुख मिलना निर्वाण प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकता है? सुख मिलेगा निर्वाण प्राप्ति में तो वो अच्छी बात हुई ना, तो बाधक तो होगा ही नहीं। तो हम देखेंगे पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो सी आंसर देखो, पहला दूसरा सही है, चौथा हमारा गलत है। अगला 54वां प्रश्न देखते हैं 54। तो इसमें बोल रहा है पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में लगाओ। देखो अब देखो सबसे पहली चीज देखो, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाई। हालांकि ये किसकी लाइन थी? कणप्पा की लाइन थी। काका तरुवर पंच विडाल, ये किसकी लाइन है? लुईपा की लाइन है। कड़वा बोल न बोल सी नारी, ये नरपति नाल ने लिखा था। मोरा जोबना नवेलेरा भयो है गुलाल, ये खुसरो ने लिखा है। तो हमें पता भैया सरहपा की तो लाइन ही नहीं है यहाँ पे, नगर बाहिरा है ना। तो इसमें देखते हैं हम, तो सबसे पहले देखते हैं काका तरुवर पंच विडाल, बी का ए का बी, सी का देखो 4, सी का 4 है, डी का देखो तीसरा है, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, 55वां प्रश्न देखते हैं, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकती। ये लाइन तो भैया इतनी फेमस है, रामचंद्र शुक्ल ने बोली, इसमें तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर ऑप्शन की भी इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। तभी तो रामचंद्र शुक्ल ने जब आदिकाल पढ़ा है ना, आदिकाल उसमें 4 प्रकरण बांटे उन्होंने, है ना। पहला प्रकरण उसमें
बेसिक जानकारी दी है, दूसरे में उन्होंने अपभ्रंश डाला था, तीसरे में उन्होंने देश भाषा डाले थे, चौथे में उन्होंने क्या डाला था, फुटकल कविताएं बोली हैं, फुटकल रचनाएं बोली हैं। अगर मेरा आप आदिकाल का विवरण देखेंगे ना, उसमें जरूर प्रकरण आपको चारों मिल जाएंगे, क्योंकि अभी देखो उसमें प्रकरण से क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। 56वां प्रश्न देखते हैं, कवियों को कवि पंक्ति और रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए बल, है ना, पंक्ति और रचयिताओं के साथ। देख लेते हैं ऊपर जल्दी से हम, ये रहा अपना पंडित सल सख्त बखानी यही ये किसने बोला था, सराफा ने बोला था। 9 लाख की पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, किसने बोला था, गोरखनाथ ने बोला है। 12 लाख कुकर जिए, है ना, 12 बरस लाख कुकर जिए, 14 18 तक जिए क्षत्रिय, ऐसे ये बात बोली है किसने, ये बोली है जगनीक ने परमाल रासों में, है ना। बजी घोर निशान राज चौहदिस, ये किसने बोला है, चंद्र बरदाई ने। तो चौथा नंबर पे जो नरपति नाल है, इसकी तो कोई रचना नहीं, तो चौथे को कट कर दो, चौथे को कट कर दो, चौथे को कट कर दो। आंसर पहला हो गया हमारा क्लियर। देखो पंडित तीसरा, बी का देखो ए, सी का देखो 5, डी का देखो सेकंड, हमारा क्लियर हो गया ना, ये आंसर इसका राइट हो गया। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। कथन किसका है, राहुल शंकर त्यान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामकरण नामवर सिंह का। तो रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों, है ना। 58वां प्रश्न, देखो मैं तुमसे बोल ही रहा था ना, प्रकरण वाली बात है, ये जो चारों प्रकरण के जो फैक्ट है ना, देखो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि यार ये चीजें ना मैंने लाइन टू लाइन अपने नोट्स में लिखी हैं, अगर आप देखते हैं ना तो आपको खुद पता चल जाएगा मैंने क्या चीज दी हुई है उसमें। पुराना चावल ही बड़े आदमियों को, एक मिनट, ये देखो क्या बोल रहा है, पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण का, ये चौथे प्रकरण का है। और ये एक प्रकरण देखो, आदिकाल के रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल बोला ना, ये पहले प्रकरण में बात बोली गई है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या बोला था, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग बोला है ना। तो उन प्रकरण, एक प्रकरण के अंदर क्या क्या कोटेशन है, 2 प्रकरण के अंदर क्या क्या कोटेशन बोली हुई है, 3 के अंदर क्या क्या बोली हुई है, सारी कोटेशन मैंने लिखी हुई है दोस्तों उसमें, अगर आप मेरा आदिकाल वाला नोट्स देखते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू। अब बढ़ते हैं देखो 59वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है हमें। तो भाई प्राकृत प्रकार किसकी है, वररुचि की है, सरावागाचार किसकी है, देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि किसकी है, जैनाचार्य मेरुतुंगी की है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, सोमप्रभ सूर्य की। हमें पता चल गया भाई किसकी है, कुमारपाल प्रतिबोध। चौथा नंबर हमारा कट है, तो चौथे को कट कर दो, ये चौथे में देखो इधर देखो कट कर दो, चौथे को देखो इधर कट कर दो। देखो फ्री में आंसर मिल गया हमें ए आंसर। मैं फिर भी बता दूं, देखो पहले का ए था, पहले का बी बोला है, देखो सेकंड का ए बोला है, सी का देखो हमने क्या बोला है, सी बोला है, और डी का हमने 5 बोला है। देखो मिल गया ना, 4 4 4 कट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 60 प्रश्न में देखते हैं, आदिकाल के नामकरण और उनके प्रस्तुत। भैया आदिकाल वाली सीरीज तो मेरे यूट्यूब पे जाके देखोगे, मेरे चैनल में आदिकाल का जो नामकरण किया है, इतने सारे कवि लिखा है ना, इतने सारे, मैं यकीन से बोल सकता हूँ ऐसे कवि, इतने कवि तुम्हें मिलेंगे भी नहीं, मतलब कहने का नहीं, आम बुकों में नहीं मिल सकते। मैंने जितनी बुक को ढूंढा है उसमें से मैं बोल सकता, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैंने ही सबसे अच्छा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने कम से कम 6 बुकों से लिखा हुआ है, तब जाके मैं बोलता हूँ कि उन नोट्स में जान है भाई। मैं कम से कम 4 5 बुकों से लिखता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस चीज को जरूर बोलता हूँ कि जो मेरे नोट्स है ना, वो छोटे मोटे नोट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा ना, मैं दृष्टि का मैं प्रयोग करता हूँ, मनोज मिश्रा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, प्रतियोगिता साहित्य का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का मैं उसमें प्रयोग करता हूँ। पिछले कुछ जो वस्तुनिष्ठ बुक आती है, जैसे कि टंडन की हो गई है, टंडन बुक है मेरे पास, और 2-3 बुकें मेरे पास और हैं, उनकी मेरी वो बुकें हैं, तो मैं उन बुकों से भी इसमें डालता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उन नोट्सों में मेरी यकीनन बहुत ज्यादा जान होगी, है ना। देखो आदिकाल का नामकरण उनकी प्रस्तुतता का इस प्रकार, देखो चारण काल गारसदा तासी, जबकि गारसदा तासी गलत है, गिरियर्सन ने बोला चारण काल। वीर काल रामचंद्र शुक्ल ने बोला ही नहीं है भाई,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद ने बोला है ना। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर ने बोला, संध्या उच्चारण काल रामकुमार वर्मा ने बोला, आधार काल सुमन राजे ने बोला। तो ये तीनों चीजें तो हमारी सही हो गई हैं, तो ए और बी गलत हो गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहा है 60 का। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। देखो भाई, देखो 3 4 5 इधर देखोगे, 3 हमारा सही था, 4 हमारा सही था, 5 हमारा, 1 और 2 हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा? हमारा आंसर क्या चले जाएगा? सी आंसर चले जाएगा। बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, प्रथम कवि मतलब किसने, कौन से प्रस्तोत्तर है, किस कवि को पहला बोला? पुष्पदंत को किसने बोला? शिव सिंह सागर ने पुष्पदंत को बोला है भाई, सही बात है। शालिभद्र सूर्य को किसने बोला? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो बोला भी नहीं है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बोला ही नहीं है। शालिभद्र सूर्य को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। तो हमारा आंसर मिल गया यही। और स्वयंभू को किसने बोला? रामकुमार वर्मा ने, सही बात है। अब्दुल रहमान को किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बिल्कुल सही है। शालिभद्र सूर्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था दोस्तों, सॉरी, शालिभद्र सूर्य को किसने बोला था? गणपति चंद्र गुप्त ने बोला है। ऐसा तो नहीं मैं जल्दी बोल रहा हूं, तो दोस्तों कम समय में ज्यादा प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे, यही अच्छी बात है हमारी। अब देखो 62वां प्रश्न देखते हैं। आदिकाल संबंधित उल्लेख तथ्य इस प्रकार है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातक युग कहा। अभी बोल के आया हूं मैं तुमसे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। अभी बताता हूं इसके बारे में डिटेल। आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्तियां नहीं मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही बताया। देखो भाई, ये इसकी सही बात है, ये इसकी सही बात है, ये इसकी गलत बात है, ये इसकी सही बात है। मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है वो, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। और आदिकाल के अंतर्गत कोई भी एक निर्दिष्ट प्रवृत्ति नहीं मिलती। बात बिल्कुल सही है। तभी तो आदिकाल का नामकरण हर राइटर ने अपने तरीके से करा। भक्ति काल का क्यों नहीं करा? रीतिकाल का क्यों नहीं करा? भक्ति काल का बिल्कुल ही नहीं हुआ, रीतिकाल का थोड़ा बहुत हुआ है। भक्ति काल का सबको पता है ना भाई, भक्ति चल रही है, भक्ति चल रही है, भक्ति चल रही है। लेकिन आदिकाल में कोई अपना अलग मत दे रहा, कोई अपना अलग मत दे रहा, कोई अपना अलग मत दे रहा। तो उसमें साफ साफ बोला है आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्ति नहीं मिलती है। हमें रासो भी मिल रहा है, राज भी मिल रहा है, और जो अपने धार्मिक ग्रंथ आ रहे हैं वो एक अलग आ रहे हैं अपने, है ना। तो इसमें हमें पता चल गया पहला दूसरा चौथा। देखते हैं पहला दूसरा चौथा सही आंसर हो गया ये। अब बात करते हैं, देखो इसमें स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित है। पौमचर्यु है, स्वयंभू छंदु है, स्वयंभू छंद, निर्णय कुमार चर्यु और रिठेण चर्यु। कौन सा भाई? रिठेण चर्यु, निर्णय कुमार चर्यु। तो रिठेण चर्यु इसमें कौन सा नहीं है? ये नहीं है। निर्णय कुमार चर्यु किसका है भाई? पुष्पदंत का है। त्रिशणी गुणा महालंकार पुष्पदंत का है। निर्णय कुमार चर्यु नाग कुमार चर्यु बोलते हैं, इसका ही है ना। जसर चर्यु पुष्पदंत का है ना। पुष्पदंत अभी हम पढ़ के तो गए हैं पुष्पदंत को। इधर देखो कहां गया पुष्पदंत को? शिव सिंह सागर ने पहला कवि माना था। और पुष्पदंत को देखो शिव सागर ने क्या बोला था? 7वीं सदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था 9वीं सदी का है। बाद में पता चला उसका सन मिला 972, वो हो गया 10वीं सदी का। तो पुष्पदंत का सही मानना क्या है? 10वीं सदी के हैं। लेकिन शिव सिंह सागर ने 7वीं सदी बताई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी बताई उनको, है ना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। मैं तो भावनाओं में ही खो जाता हूं, क्योंकि जब प्रश्न मिलता है ना तो मेरा मन ये करता है कि उसकी पूरी डिटेल बता के चलूं मैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं होता कुछ। बस जल्दी से जल्दी या तुम 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसका लाइव सेशन चलाएंगे और क्वेश्चन कैसे चिड़े उड़ाएंगे, मजा आ जाएगा। मतलब क्वेश्चनों को मतलब कि कोई डाउट रखना ही नहीं है यार। एक प्रश्न में 1 घंटा बहस हो जाए चलेगा, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। कभी भी प्रश्न कैसा भी बने गलत नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 64वां। प्राकृत पैंगलम से संबंधित तथ्य इस प्रकार है। प्राकृत पैंगलम और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित है। बिल्कुल होंगे भाई। प्राकृत पैंगलम में श्रांगधर है, जज्जल है, बब्बर है और अपना वो है लक्ष्मीधर है ना। तो ये इतने जनों का इसमें विवरण है, तो उसमें अनेक प्रकार के छंद तो मिलेंगे ही। इसमें संकलित 8 छंदों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर काव्य की कल्पना की थी। बिल्कुल कही थी भाई, है ना। इसमें ही देखो प्राकृत पैंगलम में ही हम्मीर काव्य का 8 छंदों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने बोल दिया था। मैं तुम्हें ऐसी बता, सही, बिल्कुल सही बात है। हम्मीर रासो की थी, श्रांगधर की रचना है। प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी प्रख्यात इस ग्रंथ का संकलन 13वीं सदी में लक्ष्मीधर ने किया था। प्राकृत पैंगलम का जो क्या बोला है, प्राकृत संकलन क्या है, 13वीं सदी में लक्ष्मीधर ने किया है। बिल्कुल क्या सही है गलत है? और 14वां देखते हैं। इसमें विद्याधर, श्रांगधर, जज्जल और बब्बर के कवियों को रचनाएं मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ये 14वां गलत है, क्योंकि देखो भाई ये 13वीं सदी नहीं है, ये 14वीं सदी थी। कितनी सदी थी दोस्तों?
14वीं सदी। प्राकृत पेंगलम का जो संकलन हुआ 14वीं सदी में लक्ष्मीधर ने। आंसर बिल्कुल सही है। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ 13वीं 14वीं का भी बड़ा महत्व है। हो गया ना, देखो 13वीं को अभी हम हवा में पढ़ के आ जाते हैं और लक्ष्मीधर बोलते हैं, लक्ष्मीधर की तो है भाई रचना, हम इसको भी सही कर देते हैं। हम बोलते हैं यार इसमें तो गलती पता नहीं क्या है। तो 13वीं नहीं 14वीं सदी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें देखो पहला सही था, दूसरा सही था, चौथा सही था। पहला दूसरा चौथा कहां पे, देखो बी आंसर है ना, पहला दूसरा चौथा। 65वां प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। देखो रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत किसमें योगिनी का नाम लिया था? कपालपा, मणिभद्रपा, कनकलापा और कनकलापा और लक्ष्मीकला। तो दोस्तों मणिभद्र का नाम भी था, लक्ष्मीधर का भी था और कनकलापा का भी है। मैंने कैसे याद रखा है, देखो 11, 12 और 13 आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। मतलब मैंने 11 में देखा, देखो के, अगर हम एबीसीडी पढ़ते हैं ना, एबीसीडी में रीजनिंग वाला एक पोर्शन होता है, उसमें देखो 11वां के का नंबर होता है 11 और एल का नंबर होता है 12 और एम का होता है 13। देखो एल से लक्ष्मीकला, के से कनक लापा और एम से मणिभद्रा। ये कपालपा ये नहीं है। के दोनों कॉमन है, लेकिन के से मैंने कनक लापा याद रख रखा है। और 12 में देखो एल से कौन है, लक्ष्मीकला और 13 एम से कौन है, मणिभद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। समय हमारा हो गया ज्यादा, तो हम इसमें जल्दी से हम कितने प्रश्न कर लेते हैं, 72 प्रश्न कर लेता हूं फटक से। तो 66वां प्रश्न है, सिद्ध में वे कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा भी उनके शिष्य हो गए थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है, लुइपा। लुइपा का जन्म देखो क्या था, लुइपा का जन्म कितना है, 773। कितना है दोस्तों, 773 है। और लुइपा सिद्धों में प्रथम स्थान रखते हैं और उनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। और लुइपा के गुरु कौन थे, सबरपा थे। और जबकि देखो इधर एक चीज छोटी सी मैं तो बता देता हूं, देखो सरापा, लुइपा और सबरपा ये हुआ था 600, सरपा हुआ है 669 में, लुइपा गया है 773 में और सबरपा गया था 780 में। देखो सबरपा का जन्म लुइपा के बाद में हुआ है, लेकिन लुइपा का गुरु कौन है, सबरपा, और सबरपा का गुरु कौन था, सरापा। याद रखना इस चीज को। दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो दोबारा देख सकते हैं, तब जाके समझ में आ जाएगा। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने धर्म के सबसे बड़े नेता था। कथन किसका था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की थी दोस्तों, मत्स्य नाथ की वंदना की हुई है। 69वां प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार है, नाथ और सिद्धों की परंपरा से निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 थी। भैया बिल्कुल नाथों की संख्या 9 थी। नाथ देश के पश्चिमी भाग में थे, बिल्कुल थे। देखो सिद्ध और सिद्ध थे पूर्व में और नाथ थे पश्चिम में। काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है, बिल्कुल है। इन पर सिद्धों के पंचमकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। देखो भाई जाति पाति का विरोध का प्रभाव, तो इन पर पंचमकार का प्रभाव तो मिलता ही नहीं। इन्होंने पंच मकार का तो इन्होंने विरोध किया था, पहली बात तो है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 69 का देखते हैं क्या बोला था, संबंधित तथ्य में देखते हैं, नीचे देखो सही बताइए, बल सही बताना। 1 2 3 1 2 3 अपना सी आंसर हो गया सही। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे समृद्ध है, बोल रहा है सिद्धों से, नाथों से, जैनों से, सिद्ध और नाथ दोनों से। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, नाथों से। किससे, नाथों से। अगला प्रश्न है, बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? बालनाथ का टीला पद्मावत में वर्णित है दोस्तों। किसमें है, पद्मावत में वर्णित है। 72वां प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, गोरखनाथ का पंथ बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला है, बिल्कुल निकला है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, बिल्कुल क्या था। इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया है। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको रोक लेते हैं। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, गोरखनाथ का बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा चौथा हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो पहला दूसरा चौथा देखो बी आंसर देखो मिल गया हमें। तो इसमें इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिताएं पर बल नहीं दिया गया था, मतलब कि पंचमकार पर बल नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों
इतना ही करके चल रहे हैं, हमारा समय हो गया ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।